नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू ट्रेड पिकर। मैं हूं सुयोग। तो आज मैं आपके लिए एक नया सेगमेंट ट्रेडर्स अड्डा लेके आया हूं। ट्रेडर्स अड्डा क्या है? ट्रेडर्स अड्डा में हम सक्सेसफुल ट्रेडर्स से बात करने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं वो ऐसी क्या चीज़ करते हैं जो उन्हें और बाकी के ट्रेडर्स या बाकी के लोगों को सेपरेट करती है। तो इसी सीरीज में हमारे पहले गेस्ट है हमारे साथ हैदराबाद से मिस्टर मनीष मांदनी। मैं काफ़ी लकी हूँ कि मैं मनीष मांदनी जी को जानता हूँ। वो पिछले लगभग 30 इयर्स से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। हर्षद मेहता के जो स्कैम आया था 1992 में, उसके पहले के टाइम से वो स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं और फुल टाइम ट्रेडिंग वो लगभग 25 इयर्स से कर रहे हैं। तो मनीष जी अपने साथ लाते हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और हम जानेंगे कि तब के टाइम और अब के टाइम मार्केट में क्या फ़र्क है और मनीष जी ने क्या अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और उनसे एक अच्छी सी कॉन्वर्जेसन करेंगे कि 2020 में और 1990s में क्या फ़र्क था और आज का ट्रेडर, आज का नया ट्रेडर क्या कर सकता है सक्सेसफुल होने के लिए। तो चलिए बात करते हैं मनीष जी से। तो मनीष जी, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। वेलकम टू Thank you so ट्रेड much पिकर। for thank you वेलकम so टू much ट्रेड for पिकर। inviting me. यस मनीष जी। Thank you. हम्म और मनीष जी कैसे चल रही है आजकल ट्रेडिंग? अच्छी चल रही है। अभी तो मार्केट काफी वोलेटाइल है हाँ। और 2020 में तो वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ, तो ट्रेडर्स के लिए तो बहुत अच्छा मार्केट है। और अभी तो इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा टाइम है। पिछले 7-8 महीने हम्म। ड्रीम रन जिसे कहा जाता है वैसा चल रहा है। हम्म। तो मनीष जी, आप चलिए हम शुरुआत से बात करते हैं। आप ट्रेडिंग में कब आए एग्जैक्टली और मेन रीजन आपका क्या था? ट्रेडिंग आपको क्या मोटिवेट किया ट्रेडिंग में आने के लिए? एक्चुअली मैं जब बीकॉम कर रहा था 1985-86 से, तभी से मुझे स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी पढ़ाई बीकॉम थी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा था। और मेरे फादर के पास कुछ अलॉटमेंट के शेयर थे, जैसे अशोक लीलैंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह शेयर्स थे उनके पास। तो उनके रेट्स वगैरह देखता था। मेरे कॉलेज में दोस्त थे, उनके साथ स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करता था। तो हम और भी आईपीओस में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन एक्टिवली मैंने 1991 में बीकॉम के बाद मैंने सीए शुरू किया, और सीए की आर्टिकलशिप मेरी कंप्लीट हुई 1991 में। तो उसके बाद में मैं एक्टिवली स्टॉक मार्केट में गया, और सबसे पहले मैंने यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स की एजेंसी ली। तो अच्छा। वो मैं काम करता था, और मेरे अच्छा। सीए के एग्जाम्स पूरे क्लियर नहीं हुआ था, तो वो काफी टाइम रहता था मुझे पास, क्योंकि हर 6 महीने में एग्जाम होती थी, तो 1-2 महीने पढ़ाई करनी पड़ती थी। उसके बाद 4 महीने टाइम रहता था, तो उस चार सही महीने बात में है। मैं स्टॉक मार्केट में काम करता था। तो इस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। अच्छा, तो आप जो 90s में आपने जब शुरुआत की, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे तब या ट्रेडिंग करते थे? और 91 के बाद जो इन्वेस्टमेंट करता 92 का बुल मार्केट आया, अच्छा, तो उसमें आपने क्या देखा? मतलब मैं गेस कर रहा हूँ तब आप काफ़ी छोटे कैपिटल से और काफ़ी छोटे लेवल पे ट्रेडिंग करते होंगे, तो उसमें या आपके क्या लेसन्स निकले हर्षद मेहता के टाइम में? वो बहुत ही अलग मार्केट था। और आज जितना मीडिया का कवरेज है, न्यूज़पेपर है, और जो टेक्निकल चार्ट्स है, ऑनलाइन इतनी जानकारी मिलती थी, उस समय तो कंप्यूटर वगैरह गिने चुने होते थे। इंटरनेट तो का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, और बिल्कुल। ट्रेडिंग भी मैन्युअली होती थी। और इंफॉर्मेशन का तो ऐसा था कि एक ही फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हैदराबाद में आता था, वो था इकोनॉमिक टाइम्स, और वो भी आता था दोपहर में अगले दिन। मतलब मंडे सवेरे का पेपर मंडे सवेरे नहीं आता था हैदराबाद में, जैसे दोपहर में 1 बजे 2 बजे आता था। तो कई बार जो पिछले दिन के रेट थे, हमें अगले दिन दोपहर में पता चलते थे कि कल ये रेट में ये शेयर ट्रेड हुआ। तो अच्छा। इतनी कम इंफॉर्मेशन होती थी। तो अ, और सभी लोग ऐसे थे, मतलब मैं नहीं, ज्यादातर लोगों के पास कुछ जानकारी थी नहीं। मैं तो भी सीए कर रहा था, तो मुझे अकाउंट्स का आइडिया था, बैलेंस शीट कैसे देखनी चाहिए, अकाउंटिंग रेशियोज। तो आई हैड एन एज ओवर अदर्स, बट दूसरों को, ज्यादातर लोग लेमैन थे, किसी को कुछ पता नहीं था। और 92 का हर्षद मेहता बूम देखेंगे तो आप देखिए, 91 में सेंसेक्स था 1000 जब गल्फ वार हुआ था, और 1000 से 4450 गया, सिर्फ 14-15 मंथ्स में।
तो आप देखिए 4.5 टाइम, अभी आप देखिए कि नीचे से सेंसेक्स डबल या निफ्टी डबल भी नहीं हुआ और करेक्ट। इतनी बड़ी बूम आ गई। अगर 4.5 टाइम्स आप चले जाए इतने शॉर्ट पीरियड में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की बुल रन थी। और उस समय जैसे आईपीओ, कोई भी आईपीओ 10 रुपए में आता था, तो 10 रुपए में आता था तो ये गारंटी होती थी कि ये कम से कम 20-25 रुपए तो खुलेगा ही। और थोड़ा सा अच्छा। अच्छा आईपीएस हो तो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। एक टाटा वाह। टीम के नाम की कंपनी, जिसका मतलब टाटा का नाम था, उसकी प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ था और उसका रेट हुआ था 400 रुपए के ऊपर। प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ फिर भी रेट 400 रुपीज, ये फोर क्या हंड्रेड के रेट था ऊपर था। उसके पहले? 10 रुपीज का 400 हो गया था? नहीं नहीं, 10 रुपीज में तो आईपीओ आया था, इसकी हाँ। लिस्टिंग ही 100 रुपए के ऊपर हुई थी। ओके। और उसके ओहो। बाद में ये बुल मार्केट में 450 चलेगा, जबकि उसका प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ था। माय ऐसे गॉड। बहुत से ओके। कंपनी थी जिनके प्रोडक्शन शुरू नहीं हुए थे और उनके रेट 50 के ऊपर, 100 के ऊपर थे, जो उसी माय समय गॉड। आईपीओ आए थे। ये आज के टाइम में तो तो अनबिलीवेबल मतलब लगता एक, है। हाँ अनबिलीवेबल। अब तो इतना एजुकेशन है, इतना लोगों को करेक्ट पता करेक्ट। है, इतने बेयर। उस समय ज्यादातर लोग न्यू एंट्रेंट्स थे, मतलब जो हम्म। 90, 91, सही 92 में बात। आए। तो हर्षद मेहता ने सबको स्टॉक मार्केट सिखाया, ये कहा जाता बिगेस्ट टीचर था। इंडियन मार्केट्स में हर्षद मेहता है ऐसे देखे तो। हर्षद मेहता था उस समय, तो सब यही कहते थे। अच्छा। और उसके बाद आपकी जर्नी कैसे रही? मतलब जैसे हर ट्रेडर होता है, क्या आपको भी अप्स एंड डाउन्स आपकी जर्नी में रहे या स्मूथ हाँ थी? बहुत थे। वो वो एक अलग ही दौर था। उसके बाद में 94, 95 में भी एक अच्छा बुल रन था। तो वो फिजिकल ट्रेडिंग होती थी। उसके बाद में 95 में ये ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई जी, बीएससी में भी। उसके बाद एनएससी भी आया। उसी समय सेबी का भी कामकाज शुरू हुआ। तो धीरे धीरे रेगुलेशंस आते गए। और 99 तक भी ज्यादा रेगुलेशन थे नहीं, मतलब ये आपको आपको अकाउंट ओपन करना है तो कोई केवाईसी वगैरह कुछ भी नहीं था। आप किसी भी ब्रोकर के पास चले गए, अकाउंट ओपन कर लिया और ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि 90 से जो ट्रेडिंग जिसे एक्चुअली कहा जाता है, वो मैंने 97 में शुरू की। उसके पहले तो मैं इन्वेस्टर था, शेयर डिलीवरी लेता था और डिलीवरी बेचता था। तो 97 में ऑनलाइन ट्रेडिंग काफी शुरू हो गई और उसमें बेस्ट पार्ट ये था कि स्टॉप लॉस आप डाल सकते थे। फिजिकल, ऑब्वियसली फिजिकल ट्रेडिंग में तो कोई स्टॉप लॉस डाल नहीं सकते थे। और उस समय वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गई थी, तो आप आसानी से शेयर्स खरीदो, स्टॉप लॉस डालो, तो आपको पता होता था कि स्टॉप लॉस पे शेयर कट जाएगा। तो उस तरह से करते थे। और जब 98, 99 में जो बुल रन चला, उसमें बेस्ट पार्ट क्या था कि तब वीकली सेटलमेंट होता था। यानी एनएसए में जो सेटलमेंट होता था वेडनेसडे से लेकर ट्यूसडे तक, और बीएससी में होता था मंडे से फ्राइडे। अच्छा, आज जो T+2 बोलते हैं वो आप कह रहे हो, पहले वीकली सेटलमेंट नहीं था? नहीं नहीं, नहीं T+2 नहीं। आज जैसे इंट्राडे ट्रेड जो होता है, आप आज ओके। सवेरे लेकर आज शाम में बेच दो तो सिर्फ डिफरेंस मिलेगा आपको। करेक्ट। तो उसी वैसे ही समय तब उस वन समय क्या वीक था, मिलता आप था? अच्छा। 1 वीक मिलता था। आप तो वेडनेसडे बिना को शेयर मार्जिन लेकर हम चार ट्यूसडे पांच तक दिन बेचो। तक ट्रेड कर हाँ, सकते थे? मार्जिन वगैरह का तो सिस्टम ही नहीं था उस समय। अच्छा। अगर ओके। आपका ब्रोकर जान पहचान का है, अगर जान पहचान है तो थोड़ा बहुत मार्जिन पूछता था वो। अच्छा। ऐसा ऑफिशियली कुछ मार्जिन जैसा कुछ भी नहीं था। ओके। जैसे एक्सचेंज कोई लेवी करती है, ऐसा कुछ मार्जिन नहीं था। ओके। तो हमको 1 वीक का टाइम मिलता था। तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या होता था, हम क्या करते थे, वेडनेसडे को एनएससी में नया सेटलमेंट शुरू होता था, तो हम लोग ट्यूसडे को बीएससी पे वो शेयर खरीद लेते थे। ओके। जो शेयर हमें कल बेचना है, बीटीएसटी करते थे, तो ट्यूसडे को खरीदते थे। और बीएससी में करीब 0.25 या 0.5% ऊंचा मिलता था शेयर। तो उस समय गिने चुने 15-20 शेयर थे आईटी के, जिनमें रैली आती थी। बहुत ही सिलेक्टेड थे, तो रैली बहुत बड़ी आती थी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बहुत कम थे। सिर्फ 15-20 कंपनी थी जिसमें रैली आती थी, बाकी ओल्ड इकोनॉमिक शेयर्स कुछ चलते ही नहीं थे। उसमें 1-2% का मूवमेंट आता था, जबकि आईटी शेयर्स में 10-10% का मूव आता था। तो कई बार ऐसा होता था कि मैंने ट्यूसडे को शेयर्स लिया और वेडनेसडे को सवेरे 10% ऊपर खुला हो, सर्किट के आसपास 8-9-10% खुलता था, तो सर्किट के पास बेच दिया। तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 9-9, 10-10% मिलते थे कई बार। अच्छा, सॉरी तो आपको इधर 99, इंटरप्ट कर रहा हूँ। 2000। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसको मैं आई थिंक जो हमारे दर्शक है उनको स्लोली थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक होते हैं वो न्यू ट्रेडर्स होते हैं। तो बिना कोई इन्वेस्टमेंट बीएससी की साइकिल होती थी मंडे से लेकर फ्राइडे तक, करेक्ट? जी और एनएससी की सेटलमेंट साइकिल होती थी वेनेसडे से लेकर ट्यूसडे तक। मतलब Correct. अगर आप कुछ एनएससी में वेनेसडे को खरीदे तो अगले ट्यूसडे तक आपको पैसे नहीं देने पड़ते। आप अगर ब्रोकर को पहचानते हो तो आप फ्री में खरीद सकते हो। सिमिलरली बीएससी में मंडे को खरीदने वाले शेयर्स आपको फ्राइडे तक आप बेच सकते थे विदाउट एनी मार्जिन, करेक्ट? हाँ। तो आप ट्यूसडे को बीएससी में खरीदते थे? हाँ, तो ट्यूसडे को क्या होता था कि लास्ट डे ऑफ द सेटलमेंट को मार्केट यूजुअली थोड़ा वीक होते थे, बहुत से शेयर्स थोड़े वीक हो जाते थे क्योंकि लास्ट डे है, काटना है लोगों को, ओके। ऐसा।
ओके, तो और ट्यूसडे को वेडनेसडे लास्ट को डे काफी था बाइंग इंटरेस्ट होता तो था। सेलिंग ज्यादा होती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्जिन कमिट करनी पड़ती है अगले दिन, तो सेलिंग ऑफ कोर्स सेलिंग मार्जिन प्रेशर नहीं, ज्यादा डिलीवरी होती है। लेनी पड़ती थी। करेक्ट करेक्ट, या मार्जिन नहीं, डिलीवरी डिलीवरी या लेनी मार्जिन, पड़ती दोनों थी, में तो से एक चीज। बहुत से यस, लोग काटते थे सब। करेक्ट, ओके ओके। तो जी। ट्यूसडे को गिरता था तो आप तब बाइंग कर लेते थे गिरने पे। हम्म। हम्म। ओके। और वेनेसडे पे बहुत सारी बार आईटी कंपनी सीधा सर्किट पे 10% ऊपर। हाँ, अगर ओके, उस समय तो वो नासदाक वगैरह देखते थे, अगर नासदाक थोड़ा अच्छा। ऊपर है, हम्म 1-2% नासदाक बढ़ गया, तो यहाँ सीधे हम्म 9-9, 10-10% ऊपर खुलते थे। ओके। हम्म। तो 10% अपर सर्किट आपको मिलता था विदाउट एनी मार्जिन कमिटमेंट। कई बार मिलता था, 2-3 बार तो ऐसा हुआ ओके। कि सेलिंग प्रेशर था, और तो ट्यूसडे को सवेरे लोअर सर्किट के पास खुला, अच्छा। 9% नीचे ऐसा खुल गया, मैंने 9% नीचे बाय कर लिया। हम्म तो उसी दिन वो बढ़ गया, उसी अच्छा। दिन वो प्लस में आ गया, और अपर सर्किट के पास बंद हुआ, और अगले दिन वापस अपर सर्किट। तो नीचे से 25-25% के रिटर्न मिले हुए कुछ बार। वाओ। तो इस फेज में आपका कैपिटल कितना मल्टीप्लाई हुआ? 10x 5x? बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा। 98 में मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपीज थे। ओके। 50,000 तब के 98 में, टाइम भी मैं बोलूंगा अच्छा खासा कैपिटल है, ऐसे देखे तो। हाँ नहीं उतना ज्यादा नहीं था, 50,000 अच्छा। थे। हाँ। और जब 2000 की जो पीक बूम थी, जब मेरा पीक वैल्यूएशन था, हम्म वो करीब 50 लाख रुपीस हुआ था। 50,000 100x, से 50 lakhs, 100x। 50 लाख तक हुआ था, 100x हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जब सेटलमेंट साइकिल अलग थी, अनलिमिटेड लेवरेज मिलता था, 50,000 से 50 lakhs हुआ है, तो ये तो अभी आज के टाइम में तो उसके बाद अनबिलीवेबल में लगता जब है। अनबिलीवेबल लगता है। हाँ। उसके बाद में जब मार्केट गिरा, तो 50 लाख के 25 लाख बहुत जल्दी 2 महीने में चले गए थे। ओ तो मार्केट हो। जितनी तेजी से बढ़ा था, उससे भी ज्यादा तेजी से गिरा भी था मार्केट। और करेक्ट। वो मंदी में ये रीडिंग काम नहीं आई, क्योंकि क्या होता था कि अगर मार्केट बुलिश है तो बुल्स सारे खरीदेंगे वेडनेसडे को, लेकिन अगर मार्केट बेरिश है तो कोई खरीदने को आता नहीं था वेडनेसडे को। तो ओके। वेडनेसडे गैप अप खुलता नहीं था। उल्टे कई बार लोग शॉर्ट करते थे कि भाई ट्यूसडे और कम होगा, तो शॉर्ट्स वाले बहुत से होते थे। तो ऐसा जरूर जो बुल रन में चला, वो 1.5 साल का जो पीरियड था, 98 से लेकर मार्च 2000 तक, वो एक ड्रीम पीरियड था। तो लास्ट 20-25 ईयर्स में आप कहोगे कि ऐसा फेज क्या फिर से आया है? मतलब इतना ज़्यादा आपको तेज़ी दिखी है, और अभी का जो मार्केट है, जब हर रोड पे हर बंदा बुलिश है, क्या हम इस मार्केट को उस मार्केट से कंपेयर करना फेयर है, या आप क्या कहोगे इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो वो जो 92 का बुल मार्केट था, वो सबसे ज्यादा पागलपन जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, कि जो कंपनी चालू भी नहीं हुई और उसकी वैल्यूएशन आप देखिए, 70-80 रुपीज, 100 रुपीज, 400 रुपीज तक के भी देखा मैंने। और आप उसके बाद में आप देखिए 2000 में, तो 2000 में सिर्फ टेक शेयर्स चल रहे थे। तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि इन्फोसिस का शेयर की पीई रेशियो 400 हो गई थी। अभी 400 पीई इन्फोसिस ब्लू रेशियो? चिप 400 पीई रेशियो थी। और कई जो दूसरी कंपनी थी, उनके 100-150 पीई रेशियो होते थे। जैसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन करके एक कंपनी, सत्यम कंप्यूटर थी, इनके वैल्यूएशन होते थे, HCL टेक था, तो इनके वैल्यूएशन 100-200 पीई रेशियो होते थे। तो इन्फोसिस तो ब्लू चिप कंपनी थी। वो इन्फोसिस आज भी ब्लू चिप कंपनी में गिनी जाती है, लेकिन उसका पी रेशियो 20-25 पे आ गया। तो आप समझिए कितना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन था। और इसका एक रीजन भी था कि इन्फोसिस का प्रॉफिट एवरी ईयर 2.5 टाइम्स बढ़ रहा था। मतलब आज इस साल में 100 करोड़ है, तो अगले साल 250 करोड़, उसके अगले साल 600 करोड़। तो इतनी तेजी से बढ़ रहा था, तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि अगले कई सालों तक ऐसा ही वैल्यूएशन होगा, ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर को मतलब अगले 3-4 साल को डिस्काउंट कर लिया था। जबकि ऐसा होता नहीं, जब वो एक सैचुरेशन पीरियड के बाद में इसका प्रॉफिटेबिलिटी वो 150 उसकी जगह वो 100% पे आया, फिर 80% पे रहा, फिर 50%, फिर 30% पे, और अब तो इसकी प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ आ गई। तो आप ये मार्केट तो बहुत ही, मैं कहूँगा एक तरह से मचौड़ हो गया है अपना इंडियन मार्केट। हाँ, काफ़ी धीरे धीरे मूव्स। मैच्योरिटी आ रही है। करेक्ट। तो काफ़ी जो 2007 का 2007 का जैसा था, 2010 में ऐसा तो सारे शेयर्स बड़े थे, लेकिन स्पेशली आप देखिए रियल्टी के शेयर्स बहुत ज्यादा बड़े थे। अब करेक्ट। रियल्टी को वैल्यू करने का कोई तरीका नहीं था। अब आप हैरान होंगे ये जानकर कि रियल्टी कंपनी को किस तरह वैल्यू किया जाता था। वो कहते थे लैंड बैंक इतनी है, इतने एकड़ है, कहां पर है, क्या है, कुछ पता नहीं, बस इनकी लैंड बैंक इतनी है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए। इस तरह की मतलब एब्सर्ड चीजें होती थी।
लेकिन वो एक दो सेक्टर में होती थी। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जो पागलपन था वो कम होता गया। तो इसमें आप कहोगे बहुत ही बड़ा हाथ टेक्नोलॉजी का है कि अब जो इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था जब पहले, जिसके वजह हम्म। से मैं कहूँगा कि इतने तेज़ी से शेयर भागते थे, वो अब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर भी जो घर पे बैठ के फ़ोन पे भी जो ट्रेडिंग करता है, उसके पास भी काफ़ी हद तक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि इतनी फास्ट हम देखते हैं ट्विटर पे या ऑनलाइन यूट्यूब पे लगभग तुरंत ही आ जाती है इन्फॉर्मेशन। तो क्या आप कहोगे कि हम्म। अभी आज का रिटेल ट्रेडर पहले से बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है? रिटेल ट्रेडर्स भी है, और इवन शेयर ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, HNI, सारे इंफॉर्मेशन ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है। टेक्निकल सॉफ्टवेयर लोग यूज करते थे, पहले तो टेक्निकल एनालिसिस किसको पता नहीं था। आज अब मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं कि आज इंडिया में करीब 4-5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जिनका स्टॉक मार्केट में है इन्वेस्टमेंट। उनमें से करीब 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि जिनको काफी अच्छा नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। उस जमाने में मेरे ख्याल से सारे इंडिया में 5,000 लोग भी ऐसे नहीं थे जिसको कि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज हो। वाओ! तो ये तो बात पक्की है कि काफ़ी लोगों को नॉलेज है, और ये ग्रेजुअली बढ़ने ही हम्म, वाला है जिस तरह से अभी चल रहा बढ़ना ही वाला। है। यस। तो और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी तो हमने ये बात कर ली 2000 में आपने अच्छी खासी ग्रोथ देखी, उसके बाद कैसा रहा आपकी ट्रेडिंग जर्नी? उसके बाद स्मूथ थी या आपको फिर से अप्स एंड डाउन्स देखनी पड़ी, कैसे थी? नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 2000 एंड में कि ये वीकली सेटलमेंट बंद होकर F&O शुरू हो गया था, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को मुझे उसमें उसकी ट्रेडिंग का तरीका बदल गया। जैसे पहले अपर सर्किट लगना बड़ी आम बात थी, लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगना। उसके बाद में मूवमेंट्स कम हो गए, वो ज्यादा मूवमेंट्स ऑप्शंस में ज्यादा होने लग गए। तो उसको नैक मुझे 2002 में थोड़ा सा लॉस हो गया था। तो मैंने धीरे धीरे ट्रेडिंग कम कर दी, और मुझे लगा कि मुझे बड़ी कम इससे शुरुआत करनी है। तो मैंने वापस शुरुआत की 2003 में। मैंने छोटे छोटे ट्रेड्स लिए, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए के रिस्क लेता था। और जब 2003 एंड में मुझे लगा कि मुझे वापस मैं इसमें पैसे कमाने के काबिल हो गया हूँ, मुझे इसकी नॉलेज आ गई है, मैं ट्रेडिंग शुरू की। ओके। आई थिंक ये बहुत आपने अच्छी बात बोली है। इवन आफ्टर सीइंग इतना अच्छा आपने सक्सेस देखा, जहाँ पे लगभग आपने कहा 100 टाइम्स पीक वैल्यूएशन पे लेकिन उसको अगर आप डिस्काउंट भी हम्म। करें तो आपका 50x तो हो गया था कैपिटल। उसके बाद भी जी, खराब टाइम आ सकता है, तो इसमें एरोगेंस हमको नहीं रखना है। अच्छे टाइम के बाद बिल्कुल नहीं खराब करना टाइम भी चाहिए। आ सकता है। आपने स्लो एंड स्टेडी फिर से पूरा बिल्ड किया आपका हम्म। कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस। मैं बोलूँगा मेन चीज़ इसमें कॉन्फिडेंस होती है मेरे हिसाब से। वो जब लॉस का एक स्ट्रीक आता है ना, तो एटलीस्ट मैं ये फेस करता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है आदमी का। तो हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। मुझे लगता है कि हर ट्रेडर को ये सोचना ही चाहिए कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। मैं बहुत वेरी से नाइस लोगों को पॉइंट, देखता वेरी हूँ नाइस कि एक पॉइंट। महीना अच्छा चलेगा, एक हफ्ता अच्छा चलेगा, एक महीना अच्छा चलेगा, या एक साल अच्छा चलेगा, तो वो लोग को बहुत ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं पैसे, या बहुत ज्यादा ट्रेड अपनी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये हर साल ऐसा नहीं होता है। एक साल बहुत अच्छा गया तो एक साल थोड़ा खराब भी होगा। 105 साल का पीरियड देखना चाहिए। 5 साल में एक साल बेहतरीन होगा, 2 साल अच्छे हो गए, एक साल एवरेज होगा, एक आध साल खराब होगा। इस तरह को समझना चाहिए इसको। ये आई थिंक ये चीज़ आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है। तो हम देखते हैं काफ़ी लोग, मैं भी ऑनलाइन देखता हूँ, ये खरीद लिया वो खरीद लिया। ये देखो, रियलिटी वो नहीं होती अक्सर। रियलिटी अलग होती है ट्रेडिंग में। काफ़ी एक डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है। और जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपने पैसे को एकदम अपने बच्चों की तरह संभाल के रखते हैं और सोच समझ के हर जगह डालते हैं। जो ऑनलाइन हमें दिखता है इतनी फ्लैशी वर्ल्ड, वो एक्चुअली फ्लैशी वर्ल्ड होता नहीं है। जो आप अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखोगे ना, वो मेंटली एकदम शांत होते हैं और एक तरह से मचोर्ड और लेवल हेडेड पीपल होते हैं, जो ऐसे वाइसेस इंजॉय नहीं करते ज़्यादा। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। मैंने इतने सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स से बात किया, ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, तो अभी हाँ, बिल्कुल आपको सही है। इसमें मैंने देखा है, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपका कुछ पीरियड खराब जाएगा, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। तो मेंटली आपको प्रिपेयर, आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। आप सोचते हैं कि मुझे पहले लास्ट ईयर मुझे 50 लाख का प्रॉफिट हुआ,
तो इस साल भी 50 लाख का प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। वो एक आध दो क्वार्टर खराब जाते हैं, हो सकता है आपके 50 लाख में से 20 लाख चले जाए, ऐसा होता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो आप एक बैलेंस अप्रोच से ट्रेड कर सकेंगे। वरना आप इतने अपसेट हो जाएंगे, इमोशनली इतने वीक हो जाएंगे कि आप आगे ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। करेक्ट करेक्ट, आई एग्री। आप अभी जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, तो अभी तो देखो, एक तो सेबी ने बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से लगभग बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप ट्रेडिंग मत करिए। सेबी के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं मार्जिन के लिए कि एक लॉट निफ्टी लेने के लिए भी 1.3 लाख 1.4 लाख रुपीस, मतलब लगभग 2000 पॉइंट्स निफ्टी के लग रहे हैं एक लॉट लेने को। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर है वो। तो आप अनफेयर क्या है। एडवाइस दोगे नए ट्रेडर्स को जो आ रहे हैं? क्योंकि पास्ट में लोगों ने देखा है कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं, कि आज 1 रुपया है तो कल 5 रुपया 10 रुपया हो जाता है वो। तो नए ट्रेडर्स जो आ रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस वो क्या रखे ट्रेडिंग में आने से पहले? 2020 में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए नए ट्रेडर की आपके हिसाब से? देखिए, आपने भी देखा और मैंने भी देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अनसक्सेसफुल होते हैं। बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि यू शुड हैव एन एज ओवर अदर्स। अब इसके लिए आप या तो टेक्निकल में स्ट्रांग होइए, या आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेडर क्या कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा ट्रेडर्स, स्मॉल टाइम ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी कि मार्केट गिरेगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी या तो आपको समझ में आनी चाहिए, या टेक्निकल चार्ट्स, कोई दो तीन चार्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कि आप उसमें एक्सपर्ट हो। तो सबसे पहले यू शुड हैव एन एज ओवर अदर्स। आप किसी मामूली ट्रेडर की तरह ट्रेड करेंगे, आपने सिर्फ न्यूज चैनल देख लिए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया और हॉट स्टॉक्स को ट्रेड कर लिया, ऐसे नहीं होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। मैंने ज्यादा आपको कभी भी स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए। और वो देखो, स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस के नजदीक आता है रेट, उसको कैंसिल कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। और दूसरी क्या, और एक मैंने क्या देखा है कि किसी एक ट्रेड में वो फंस जाते हैं। मान लीजिए मैंने 500 रुपए में कोई शेयर लिया, उसका रेट होगा 460, गैप डाउन खुला या कुछ हुआ, 460 होगा। वो एक ट्रेड में इतना फंसेंगे कि उसको एवरेज करेंगे, वो करेंगे, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको जैसे ही आप किसी ट्रेड में फंसे, सबसे पहले आप ये कीजिए, आपको लगा कि आप फंस गए, आप उसमें वो गेट आउट ऑफ दैट पोजीशन। करेक्ट, अब यू कैन ऑलवेज गेट कंप्लीटली बैक इन। एग्री। अगर आपको वापस लगे कि ठीक है, जब तक आप उसमें गेट आउट नहीं होंगे, तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं ट्रेड में सही। बिल्कुल जब बिल्कुल। आप उस पोजीशन में एग्जिट करेंगे, तो आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा। हो सकता है आपने 460 में बेचा हो आप, लेकिन आप 470 में ले सकते हैं वापस। ठीक है, 10 रुपए कम आएंगे, लेकिन आपका काफी पूंजी कवर हो जाती है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। करेक्ट। आई थिंक हर ट्रेड को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। और जब हम ट्रेड के अंदर होते हैं, बहुत बार होता है कि हमारा बायस बन जाता है कि अगर हमने खरीदा है तो हमको ये एक्सपेक्टेशन होती है ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही एग्जिट कर दिए हम, तो थोड़ा क्लियरली, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया, वो क्लियरली दिखने लग जाता है। अच्छा नहीं 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 यार, ये तो हाँ, गलती है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें और एक चीज होती है, जैसे आपने बयास कहा है कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इन्वेस्टर को क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाना ही उसके लिए अच्छा होता है। वो हमेशा तेजी के बारे में सोचता है, मंदी के बारे में नहीं सोचता। बिल्कुल लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग आपको करना है, तो दो फ्रेम ऑफ माइंड होनी चाहिए आपके, इन्वेस्टर का अलग, ट्रेडर का अलग। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में, थोड़ी एक्सपीरियंस के बाद में आता है। इतना इजी नहीं है कि मंदी, क्या फायदा मंदी आने से। अगर मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया, मेरे ट्रेडिंग में से 2 लाख रुपए कमा लूंगा, पर मेरे इन्वेस्टमेंट में 5 लाख रुपए कम हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। आपको उसका फ्रेम ऑफ माइंड अलग रखना चाहिए। इन्वेस्टर एक अलग है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचता है, ट्रेडर बहुत शॉर्ट टर्म का सोचता है। तो दोनों फ्रेम ऑफ माइंड आप अगर आप अलग रख सके, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम्म। अब 2020 में आप क्या ट्रेड करते हैं एग्जैक्टली? अगर हम व्यूअर्स को बताएं, आप काफ़ी बिग लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो क्या आप ऑप्शंस करते हैं एक्सक्लूसिवली, या आप डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स करते हैं, या कैश स्टॉक्स करते हैं? आप का जो मेन इनकम है वो किस चीज़ में से आती है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों ही। कैश मार्केट में तो मैं ट्रेड नहीं करता,
कैश मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। जो मेरी ट्रेडिंग से कमाई होती है उसको अगर सही रेट पर मुझे कोई शेयर लगे, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ, तो वही पैसों को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मेरे खर्चे जाने के बाद में जो सेविंग्स होती है उसे इन्वेस्ट करता हूँ। तो और अभी नहीं, कभी भी मेरा एक जब ट्रेडिंग का जो है, तो उसमें मैं हमेशा वोलेटाइल स्टॉक्स को चूज करता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस डालकर करता हूँ। तो कोई 2-3% का मूवमेंट आया है तो वैसे स्टॉक्स में ट्रेड करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं रिस्क 1% की 1-1.5% का मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ। 1-1.5% की रिस्क हो और 1-2% आपको मिले तो आप कमा नहीं सकेंगे पैसे। तो ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में हो आपका। आप 1-1.5% की रिस्क ले और 5% का आपको प्रॉफिट हो, तो ऐसा कुछ हो तो आपको पैसे बनेंगे। तो इसलिए मैं वोलेटाइल शेयर्स को चूज करता हूँ, जैसे डीएलएफ है, जिंदल स्टील है, सेल है। और भी बहुत से टाइम टाइम पे होते हैं, जैसे कुछ समय पहले करेक्ट। रिलायंस बहुत वोलेटाइल था। ये चेंज होते रहते हैं। बजाज फाइनेंस कुछ समय पहले बहुत वोलेटाइल था। ये चेंज होते रहते हैं। जिस शेयर में वोलेटिलिटी आई और चार्ट्स पर मुझे लगा कि इसमें रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है या कुछ ब्रेकआउट आ रहा है, तो उसमें ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारे साथ मनीष जी है, उनकी मेजर इनकम ट्रेडिंग से है। तो हम यही कोशिश है कि ऐसे ही हम इंटरेक्शन करें जिनको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, उनकी मेजर इनकम ट्रेडिंग से है। तो ये आप समझ लीजिए, ऐसे आपको इंडिया में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो प्योर एंड प्योर ट्रेडर होते हैं, जो अपनी जो सारा इसमें पूरा घर का खर्चा भी हो गया, पहले तो हम टैक्स भरते हैं इतना हैवी, उसके बाद जो घर का खर्चा हाँ हो गया, अलग अलग एक्सपेंसेस हो गए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद जो कैपिटल बचता है उस पर ट्रेड करते हैं। ऐसे बहुत बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा सबको। हाँ। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेडर को फुल टाइम ही होना चाहिए, पार्ट टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आप मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं, साथ में आप ट्रेडिंग करेंगे, तो आपका दिमाग सारा ट्रेडिंग में रहेगा ना। आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे ना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे। या आप कोई जॉब कर रहे हैं, बीच में आप ट्रेडिंग करेंगे, आपका कैसा इसमें दिल लगेगा? मैं तो नहीं। अगर आप स्क्रीन आपको ट्रेड करते हो, आपको स्क्रीन दिन भर देखनी है। अब दिन भर आप देखेंगे तो बिजनेस या प्रोफेशन या जॉब कैसे करेंगे? तो ट्रेडर को फुल टाइम होना चाहिए। अगर आपको फुल टाइम आप कर सकते हैं तो ही ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो बिल्कुल आप इन्वेस्टर बन जाए, आप इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री विथ यू योर। लेकिन क्या होता है, बहुत बार कुछ कुछ लोग, उनको पता नहीं होता है फुल टाइम करना चाहिए नहीं, तो वो कुछ कुछ टाइम जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ ट्राई कर लेते हैं ट्रेडिंग। अगर उनको लगा कि ये चीज़ उनके लिए बनी है, फिर वो उसमें एंटर करते हैं। तो ऐसे भी मैं बहुत बार देखता हूँ। और बहुत बार कैसे होता है, यंग लोग होते हैं, उनके पास कैपिटल नहीं होता ट्रेडिंग में एंटर करने के लिए, जिससे वो अपना सारे एक्सपेंसेस निकाल सके। तो वो भी लोग क्या करते हैं, वो ग्रेजुअली जॉब से, बिजनेस तो कम होता है, जॉब भी होते हैं यंग लोगों के, वो अपने जॉब से निकाल के फिर थोड़े से लेटर एज में वो ट्रेडिंग फुल टाइम करते हैं। तो ऐसे भी मैं आजकल हाँ बहुत मतलब लोगों को उनका व्यू देखता हूँ। ये, हाँ मैं वही कह रहा करेक्ट हूँ कि करेक्ट, उनका अच्छा व्यू आप कम से कम ये होना चाहिए कि आगे चल के वो उसे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। करेक्ट। तो वो ठीक है, वो शुरू। और एक्चुअली शुरू में जो भी ट्रेडर होता है उसे बहुत ही कम कैपिटल से इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप कैपिटल कम लेंगे तो आपको 1-1.5 साल लगेगा एक्सपीरियंस आने को। जब 1-1.5 साल तब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं ट्रेड में पैसे कमा रहा हूँ, उसके बाद में अपना कैपिटल बढ़ाना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और साल साल 1.5 साल के बाद भी अगर आप एंटर किए तो कोई गारंटी नहीं है उसमें। क्या हो जाता है फिर, कभी कभी कोई लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बड़े कैपिटल में अचानक शिफ्ट करके डर जाते हैं। तो वो सारे ग्रेजुअल फेजेस हैं, वो आप, हाँ। ये जो है वो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वो आप खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। हम्म। तो एक बार अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाओ, तभी आप समझोगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो एक ट्रेडर जब एक दूसरे से बात करते हैं, उनको समझ जाता है किस चीज़ के बारे में बात करें। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है ट्रेडर बनने के लिए आदमी में या औरत में, जो भी, एक कोई पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या आपको लगता है कोई भी ट्रेडर बन सकता है? क्या इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, या क्या लेवल हेडेड होना इंपॉर्टेंट है? क्या आपके हिसाब से कोई भी रैंडम पर्सन अगर ट्रेडिंग करे, क्या कोई भी ट्रेडर बन सकता है? मैं मुझे नहीं लगता कि हर आदमी ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि अगर उनको लॉस हो जाए तो उनको सहन नहीं होता, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। ऐसे आदमी को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉस तो होगा ही। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं इतनी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे 50% ट्रेड्स में लॉस होता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस हिट होता है 50% ट्रेड में, उसके मुकाबले उन 50% प्रॉफिटेबल ट्रेड में मैं बहुत ज्यादा कमाता हूँ। तो वो लॉस जाकर, टैक्सेस जाकर, सब कुछ जाकर भी मुझे कमाई हो जाती है। तो आप सोचिए 50% मुझे लॉस हो रहा है, तो आपको नए ऐप स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 60% ट्रेड्स में आपको लॉस होगा। तो आपको समझना चाहिए कि लॉस एंड प्रॉफिट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। तो आपको लॉस तो होगा, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है और उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, और आप ये जान मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, आज लॉस हुआ तो क्या हुआ, कल प्रॉफिट होगा। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि आप वो ट्रेड करते हैं, दोपहर तक अगर लॉस होगा समझो, 2 बजे के बाद में बहुत बड़ा ट्रेड लेंगे कि सारे एक ही साथ कवर हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, आज लॉस हुआ परसों कवर होगा, कभी ना कभी होगा। तो इस तरह से इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि, और ट्रेड इतना ही ले कि आप बर्दाश्त कर सके। आप बहुत ज्यादा ट्रेड करेंगे, बहुत ज्यादा रिस्क एक ट्रेड पर ले लेंगे, तो आप बहुत ही डाउन हो जाएंगे, फिर आपको रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इमोशनली स्ट्रांग होना, फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप में एक एज होनी चाहिए, आप डिसिप्लिन होनी चाहिए, 2-3 क्वालिटीज तो होनी चाहिए ट्रेडर में। तो क्या आपके हिसाब से ये सारे इंटेलिजेंस के ही बाय प्रोडक्ट्स है? आपके हिसाब से इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है या वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर? इंटेलिजेंस का मेरा मेरे मतलब है आईक्यू ज़्यादा नहीं, उस जो स्ट्रीट स्मार्टनेस एक होती है। मैंने देखा है जो ट्रेडर्स होते हैं उनमें एक वो स्ट्रीट स्मार्टनेस जो हम बोलते हैं, जुगाड़ूपन, एक तरह से मैं कह सकता हूँ हिंदी में अगर मैं एकदम वीक ट्रांसलेशन करूँ तो हम्म। वो हर तरीके से या हर कोई भी काम में जो आदमी सोल्यूशन निकाल पाए, वैसे लोगों को मैंने देखा है कि ट्रेडिंग में सक्सेस होने का उनका चांस ज़्यादा होता है। आपके हिसाब से ये हाँ, इम्पोर्टेंट है? हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है। ओके। रीजनेबल इंटेलिजेंस हो तो काफी हो, रीजनेबली इंटेलिजेंट हो तो काफी हो। कोई बहुत ओके। ही हाई क्यू, मतलब जैसा कोई आईआईटी करने वाला वैसा टाइप का इंटेलिजेंस जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक रीजनेबल इंटेलिजेंस हो तो ठीक है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से आईआईटी आईआईएम या कुछ हो तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर लेता है बहुत बार, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से एरोगेंस और ईगो आ जाता है कि शायद मैं बाकी लोगों से अच्छा हूँ। तो ये मैंने भी देखा है कि आईआईटी आईआईएम होना, स्पेशली हम देखते हैं बहुत सारे पीएमएस जो पीएमएस फंड्स है, उनके बहुत सारे हम्म। जो हेड्स होते हैं, सीआईओज होते हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स, वो आईआईएम आईआईटी से होते हैं। तो वो जी। एक्चुअली मेरे हिसाब से भी ज़रूरी नहीं है होना, इनफैक्ट मैं बोलूँगा एक नेगेटिव चीज़ है अगर वो है तो। तो डेफिनेटली, तो हम्म। आप कह रहे हैं कि डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक ठाक इंटेलिजेंस होना चाहिए। और हाँ, आपके ठीक हिसाब ठाक से इंटेलिजेंस मैथ्स होना। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स कोई तरह से? मेरा मैथ्स अच्छा स्ट्रांग है, और शायद हम्म। वो पॉजिटिव होगा। मैथ्स आप कोई तो क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब या तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो, या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। तो आप उन शेयरों में देखो, मुझे कई बार शेयर में, जो मैं तेजी वाले शेयर से मेरे अलग होते हैं, मंदी वाले शेयर अलग होते हैं कई बार। जैसे मैं तेजी करना है तो मैं वो अलग टाइप के शेयर्स चुनूंगा, जैसे बजाज फाइनेंस है, बाटा है, इस तरह की कंपनी। और मंदी करेक्ट। करना होता तो पहले जैसे मैं आरकॉम में मंदी करता था, रिलायंस कैपिटल में मंदी करता था। तो ये जो सेकंड रैंक की कंपनी है, तो ये आपको चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए कुछ, मतलब कोई आप में ऐसे गुण होने चाहिए। ओके। तो और हार्डवर्क आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में? देखिए, फिजिकल हार्डवर्क तो कुछ नहीं होता इसके अंदर, बिल्कुल। लेकिन हार्डवर्क इन द सेंस आप में की लगन होनी चाहिए कि आपको सीखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीखना होना चाहिए, आपको सीखने के लिए लगन होनी चाहिए। आपको इसके बारे में बुक्स पढ़िए, आपको 2-3 चार्ट आ गए तो उसके बाद में और डीप में जाइए। तो जैसे आपने कहा है इंटेलिजेंस का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय ज्यादा ट्रेड करना है और किस समय कम ट्रेड करना है। और मार्केट बिल्कुल स्टडी हो तो आप बिल्कुल कम वॉल्यूम में ट्रेड कीजिए। आपका रोजाना का टर्नओवर अगर 10 लाख है तो आप 2 लाख में ही ट्रेड करिए। लेकिन जब आपको लगे कि आज तो ये बिल्कुल ये ट्रेड होगा, बड़ी जबरदस्त चांस है ऐसा होने के, तो उस समय आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, 10 लाख की जगह 20 लाख का करिए। आपको जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि ऐसा ट्रेड होने के किसी दिन आपको लगता है कि 90% प्रोबेबिलिटी है, या 80% प्रोबेबिलिटी के अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ही, या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, कुछ ऐसा लेवल आ गया है, तो उस समय आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तो ये एक बेसिक, थोड़े से इंटेलिजेंट आदमी ये कर सकता है। ओके।
आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको कोई तरह का एक रिग्रेट है कि शायद मैं ये कर लेता? ऐसे तो ट्रेडर को बहुत रिग्रेट होते हैं, यार इधर मैं इसको शॉर्ट कर लेता, यार मैं इसको इधर बाय, जैसे मुझे अभी रिग्रेट है कि मैंने 7700 7600 पे बाय क्यों नहीं किया। वैसे वो नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई अलग टाइप के रिग्रेट्स आपको है आपके पूरी ट्रेडिंग जर्नी में कि शायद ये चीज़ मैं उस टाइम पे करता तो आज कुछ और होता, या ऐसे कोई रिग्रेट्स है, या आप रिग्रेट्स हाँ, रखना एक नहीं? एक बड़ा रिग्रेट है। 2007 जब एंड हुआ था, तो वैल्यूएशन देखकर मुझे लग रहा है कि बहुत ही पीक वैल्यूएशन हो गए और मार्केट ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा था कि अब मैं हर एवरी वीक, मेरे जो वैल्यूएशन, मेरे पास करीब 1 करोड़ रुपए के शेयर थे उस समय, तो हर हफ्ते में 10% शेयर ऑफलोड कर दूंगा। ये मेरा मैंने सोचा था। और मैंने जनवरी फर्स्ट वीक में 10 लाख के शेयर बेचे, जनवरी सेकंड वीक में 10 लाख के शेयर बेचे, और उसके बाद में मार्केट क्रैश होगा तो मेरे सिर्फ 20% के शेयर बिके। अगर वो महीने 1.5 महीने रैली चलती तो कम से कम 50% के मेरे शेयर बिक जाते। और उसके बाद में इतना ज्यादा गिरा कि 21,000 का सेंसेक्स 8,000 के नीचे आ गया था। करेक्ट। और ये तो सेंसेक्स की बात है। आप मिड कैप इंडिविजुअल शेयर देखे तो बहुत ज्यादा 90-90% तक गिर गए थे कई शेयर। तो एक रिग्रेट था कि मैं उसे एक दो हफ्ते पहले अगर 30-40% में मेरे बिक जाते तो काफी फायदा होता मुझे। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी अनप्लान्ड है। तो आप देखें मनीष जी को नंबर्स अपने कितने अच्छे से सब याद है कि ये लेवल से ये लेवल आया, ये लेवल से ये लेवल आया, 25-30 साल पहले के भी नंबर्स याद है। ये मैंने चीज़ें देखी है कि नंबर्स भूलते नहीं है ट्रेडर्स, नंबर्स वो पकड़ के रखते हैं। तो ये नहीं, पैशन और मेरा तो लगन ये से है ही आती। हाँ, जिसमें पैशन हो तो वो याद रहता है, और मेरी मेमोरी भी थोड़ी अच्छी है। अब किसी भी साल का मुझे पता दो तो मैं अप्रोक्सीमेट इंडेक्स बता दूंगा कि इस साल में इतना था, 1991 से वाओ। अभी तक। वाओ। तो और मुझे डेट्स भी याद रहते हैं, जैसे 2008 में कब मार्केट गिरा था, 2004 में कब लोअर सर्किट लगी थी, मई 18 को लगी थी, या जनवरी 18 को ये लोअर सर्किट लगी थी। ये मुझे याद रहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स जो है। ये बहुत ही इनक्रेडिबल स्किल है मैं कहूँगा। अ, तो अभी आगे मूव ऑन करते हैं, लास्ट पार्ट। एक आप बुक्स, आपने कहा हमारे कॉन्वर्सेशन में कि बुक्स इंपॉर्टेंट है रीड करना। ऐसे कोई दो बुक्स बता दीजिए जो हमारे व्यूअर्स है वो रीड करें और आपके हिसाब से उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। हाँ, एक बुक है देखिए, जैक डी श्वेजर की, द न्यू मार्केट विजार्ड्स। करेक्ट करेक्ट। ये ट्रेडर्स के, इनसे इन्होंने ट्रेडर्स के इंटरव्यू लिए हैं, वर्ल्ड के फेमस ट्रेडर जो बहुत सक्सेसफुल है, तो उन्होंने कैसे अपनी जर्नी की। तो उसमें आपको काफी आइडिया आएगा कि किस तरह से करते हैं। और दूसरी, आप टेक्निकल चार्ट्स के कोई भी बुक ले लीजिए आप। अभी तो वेबसाइट्स भी बहुत से है, पेड सॉफ्टवेयर भी बहुत से है, तो उसको देखकर आप सीखिए। यूट्यूब में बहुत से वीडियोस है, आप देखकर टेक्निकल चार्ट्स को सीखिए। और बुक में ये ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी है, और इन्वेस्टर्स के लिए वॉरेन बुफे की बुक्स है, वो आप पढ़िए। ठीक है। तो जैक शॉगर की न्यू मार्केट विजर्ड्स है, वो बहुत ही अच्छी है। हम्म। और आजकल तो कंटेंट बहुत ही भर भर के यूट्यूब में हमारे चैनल पे भी हम डाल रहे हैं। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि 6-7-8 साल पहले ट्रेडर्स आके कंटेंट डालते, लेकिन मनीष जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, गिन चुन के उनके हिसाब से 5000 ट्रेडर्स होंगे। और आज आप देखो इतने सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आज अगर कोई ट्रेडिंग करने का सोच रहा है तो उसे आप 2 टिप्स क्या दोगे कि शुरू करने के पहले ये 2 चीज़ें याद रखिए, ये 2 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपके सक्सेस का चांस ज़्यादा है? यही कि बिल्कुल कम कैपिटल से शुरुआत कीजिए, और कम से कम 1.5 ईयर तक उसको ऐसे रखिए। ऐसे नहीं कि आपने 15 दिन में थोड़े पैसे कमा लिए तो इमीडिएटली आप बढ़ा दो। कम से कम 18 मंथ तक कम कैपिटल में काम कीजिए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। आज जब आपको लगे कि आप पैसे आप में वो एज आ गई है, आप पैसे कमा रहे हैं ट्रेड्स में, तब उसको बढ़ाइए। आपके पास होंगे बहुत से रुपए, लेकिन आप बिल्कुल कम में कीजिए, इतने इतने कम में कीजिए कि आपको जाने पे बहुत ज्यादा रिग्रेट ना हो। ये एक होगा। और आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये जैसे मैंने पहले कहा, आप टेक्निकल चार्ट सीखिए, या डिसिप्लिन होना चाहिए।
वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। इसमें ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जी यस, तो इस नोट पे हम ये जो कॉन्वर्जेसन है मनीष जी के साथ एंड करेंगे। तो जिन्होंने भी ट्यून इन किया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पूरी कॉन्वर्जेसन सुनी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। और हम मनीष जी के साथ भी पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, उसके लिए आप ये मिस ना करें तो ज़रूरी कि आप सब्सक्राइब करें। और हम और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस और अच्छे ट्रेडर्स को यहाँ पे लाएंगे। तो ये आपको पक्का, अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है इसमें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग इन। आपको अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, और यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू।